नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जी हाँ साथियों, अगर हम अपना भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में हमको कठिन परिश्रम करना होता है। ठीक है, तो आप सब अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस जिले में पुलिस मुठभेड़ से 31 नक्सली मारे गए हैं? ठीक है, तो पुलिस मुठभेड़ में 31 नक्सली कहाँ मारे गए हैं? कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर या बस्तर? तो इसका सही जवाब हम यहाँ देख सकते हैं। इसका सही जवाब है आपका बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क जो है उसी में ये मुठभेड़ हुई। ऐसे एरिया में ये मुठभेड़ हुई है जहाँ पे पहले जो सेना के जवान हैं या कह सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं वो वहाँ पहुँचा नहीं करते थे, लेकिन इस बार एम्बुश इतना तगड़ा था पुलिस का कि इतना बेहतरीन तरीके से घेराव किए कि जो नक्सली थे वो हर दिशा से घिर गए थे। इसी कारण से नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं, बहुत से नक्सली, है ना। इसमें सेना के या कह सकते हैं पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। ठीक है, बीजापुर में जो ये मुठभेड़ हुई है उसमें तेलंगाना राज्य समिति, पश्चिमी बस्तर संभाग, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र समिति के नक्सलियों के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगलों में मौजूद होने की सूचना मिली थी और खास टीम का गठन करके इस जो कह सकते हैं अभियान को अंजाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन है वो भी लगाया जा रहा है किसके लिए? नक्सलियों से निपटने के लिए। तो कहीं से भी इस तरीके की जो घटना है वो अप्रिसिएटेड नहीं है एक्चुअल में। कारण ये है कि जब एक साइड से अटैक होता है तो दूसरे साइड से पलटवार भी होता है। अभी जैसे कि 31 नक्सली शहीद हुए हैं, जल्दी ही आपको एक निगेटिव सूचना भी देखने को मिलेगी जहाँ पे अब नक्सली क्या करेंगे? अटैक करेंगे और जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ पे घेरे जाएंगे और फिर उनका वीर गति को प्राप्त होना हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार की कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि किस तरीके से अपन इस पूरे विषय को बातचीत के माध्यम से एक सकारात्मक दृष्टि से और जल्द से जल्द यानी इसको प्राथमिकता में लेकर इसको कंप्लीट कर लें, ताकि जो पूरे क्षेत्र में फैली हिंसा है उससे आम जनता को और वहाँ के जो कह सकते हैं जो दिग्भ्रमित युवा हैं उनको इस चीज से छुटकारा मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां या 49वां सेशन स्मृति गोल्ड कप कहाँ खेला जा रहा है? आपके ऑप्शन है कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर या बलरामपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरिया। कोरिया में 49वां सेशन स्मृति गोल्ड कप खेला जा रहा है, जो कि एक प्रतियोगिता है फुटबॉल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्वार्टर फाइनल तक के जो मुकाबले हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं। पेनल्टी शूट आउट में नागपुर मतलब महाराष्ट्र का नागपुर है, ने बेंगलुरु को शिकस्त दी है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? अखिल भारतीय सेशन स्मृति गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको बड़ा भी दिख रहा होगा और बहुत से इसमें कथन दिख रहे होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने पीएससी के स्टाइल में बनाने की कोशिश किए हैं, ताकि व्यापम में या पीएससी में कई बार कथन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के ही हैं और कथन वाले क्वेश्चन हैं, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में पोटास के नए भंडार पंजाब में मिले हैं। ठीक है, दूसरा कथन है राजस्थान में पोटास के भंडार हैं। ठीक है, नए भंडार की खोज से भारत के पोटास आयात में कमी आ सकती है। ठीक है, देखिए ज्यादातर मामलों में जब कथन ऐसे हों जो सामान्य तरीके के हों
तो वहां पे क्या होते हैं, उनके सही होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो हाल ही में पोटास के नए भंडार पंजाब में मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। राजस्थान में पोटास के भंडार हैं, ऑलरेडी हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी एकदम सही कथन है। और नए जो भंडार खोजे गए हैं, तो बिल्कुल उससे आयात में थोड़ी कमी तो आएगी ही। पोटास का हमको पता है कि यह भारत आयात करता है। ठीक है, तो आयात में कमी इससे बिल्कुल आएगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब सरकार को खनन क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा पंजाब का वही हिस्सा है जो राजस्थान से सटा हुआ है। ठीक है, और वहां पे पोटास के विशाल भंडार में मिलने की पुष्टि हुई है। ये क्षेत्र किससे लगा हुआ है, बीकानेर, चूरू, है ना, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, यही वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम और उसका दक्षिण पश्चिम दोनों जगह पे ज्वाइंट है। दोनों राज्य एक दूसरे को यानी एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं और वहीं पे ये खोज हुई है। ठीक है, और निश्चित तौर पर इसकी खोज से जो भारत के आयात की कमी इसमें देखने को मिलेगी पोटास में। ठीक है, जैसे ही यहां से उत्पादन शुरू होगा वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एड हॉक तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 224 ए। ठीक है, तो ये हालिया की घटना है, यानी कह सकते हैं संविधान रिलेटेड करंट का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एडहॉक में नियुक्त करने की जो अधिकार है वो किसको दे दिया है, हाई कोर्ट को दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 224 ए इसका सही जवाब है। इसके कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, उनको देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगते हैं। जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश की योग्यता के बारे में कोई संदेह हो, तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) में परिकल्पित अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाएगा। इस प्रावधान को भी बहुत याद रखिए। करंट में सब चल रहा है, तो करंट में जो भी चीजें चल रही हैं वो लिंक करके कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, ये नियुक्ति हो रही है, मतलब नियुक्ति में कार्यपालिका का रोल होता है, इसलिए कार्यपालिका इसमें अपनी सलाह भी देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी या 9 फरवरी? इसका सही जवाब है 11 फरवरी। देखते हैं, सही जवाब 11 फरवरी है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 में इस दिन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को देखना और दूसरों को भी इस तरह का करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। टेक्नोलॉजी और साइंस सब्जेक्ट में रुचि रखने वाली महिलाओं और लड़कियों को सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या अमेरिका? इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, तो इस समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए हुए हैं? पेरिस गए हुए हैं। ठीक है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रों और जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आप कह सकते हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच में बात हुई और इसमें बहुत से डिस्कशन किए गए और इसमें फ्रांस और भारत ने एक साथ कहा कि हम लोग एक ही कैटेगरी में हैं, या जो समस्या फ्रांस के सामने है वही भारत के सामने है। समस्या क्या है इस समय? समस्या एक्चुअल में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो नए नए टैरिफ लगा रहे हैं। एक कह सकते हैं पूरी दुनिया में ट्रेड वार छेड़ने की उनकी कोशिश है कि किस तरीके से जो भी देश अमेरिका में ज़्यादा सामान बेच के मुनाफा कमा रहे हैं तो वहाँ पे अब क्या करें, वो उन देशों को सबक सिखाएं। ठीक है। और भारत क्या करता था आज से पहले तक, मतलब वर्तमान से पहले तक ये करता था कि अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता था, लेकिन अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता था। तो अब क्या होगा, आई फॉर आई की टेक्निक पे अमेरिका चलेगा। अब भारत के ऊपर भी वो टैरिफ लगाएगा जिस क्षेत्र में भारत उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है। इसलिए भारत अपने टैरिफ लगातार कम कर रहा है। हार्ले डेविडसन, टेस्ला, इनके ऊपर भारत ने अपने क्या कह सकते हैं टैरिफ को कम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस के बारे में, और ये समिट कब से कब तक हो रहा है। एआई समिट जो है फ्रांस में 10 से 11 फरवरी तक हो रहा है, पेरिस में ये समिट होगा। ठीक है। जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए साथ आएंगे। ठीक है। तो अगला जो एआई समिट है उसके लिए प्रस्ताव किसने दिया है? आपका श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है, और इस कारण से अगला जो समिट होगा वो भारत में ही होगा। ठीक है। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 40,000, 45,000, 50,000 या 55,000? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50,000। यहाँ आप देख सकते हैं 50,000 जो है वो अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? तो स्कूलों में बनाए जाएंगे। ठीक है, सरकारी स्कूलों में, ताकि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा की जा सके और उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 1,28,650 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों से 6.22% की वृद्धि दर्शाता है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अब अगले 3 वर्षों में भारत नेट के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन, 2014 के बाद शुरू किए गए आईआईटी को 6,500 और विद्यार्थियों के लिए नई बुनियादी ढांचा प्रदान करना, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के अंतर्गत आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप का प्रावधान, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए युवाओं को कौशल और लैस करने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। तो ये सारे फैसले लिए गए हैं बजट में। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग A23A किस देश के निर्जन क्षेत्र से टकराने की संभावना है? तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में हम लोग देख चुके हैं, ओल्ड क्वेश्चन ही है, तो इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो निर्जन क्षेत्र है उससे ये टकरा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है चौथा। ठीक है, 2025 का जो ये इंडेक्स है उसमें ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, और इसमें महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो भारत का स्कोर कितना है आप देख लीजिए, 1184 है ना, ये स्कोर है भारत का। और दक्षिण कोरिया का स्कोर हमसे ज़्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी स्कोर ज़्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो ज़्यादा स्कोर वाले कह सकते हैं देश हैं। ठीक है,
तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपका होमवर्क प्रश्न था। हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अजय दुर्ग, विजय दुर्ग, निर्भय दुर्ग या समर्थ दुर्ग? तो इसका सही जवाब है विजय दुर्ग। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपना सही जवाब दिया है, ठीक है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। जब आप अपना कमेंट लिखते हैं तो कई बार ना आप ये भी जानकारी दिया कीजिए कि आप एक्चुअल में हमारा वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है छत्तीसगढ़ में। तो उससे एक कह सकते हैं एक रुचि बढ़ती है, जानने का मौका मिलता है आपको, ठीक है। तो जरूर बताइएगा कि कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। इसका नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ये इस तरीके की इमेज है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का होमवर्क प्रश्न भी है आपके लिए। भारत के किस राज्य में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ या डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पिछले वीडियो के रिवीजन। तो शुरू करते हैं। हाल ही में 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? इसका सही जवाब है गुंडाधुर की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है या क्या दी गई है? 31 मार्च। R-37M मिसाइल किस देश ने बनाया है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब है रूस, ठीक है। रूस है ना। ये जयपुर ये गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लेंगे, रूस है इसका सही जवाब। रचिन रविंद्र किस देश की टीम के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? ये 87.94 हो गया था उस समय, तो उसके लिए क्वेश्चन था, ऑल टाइम लो पे पहुंच गया था। जॉर्ज सोरोस किस देश के नागरिक हैं जिन पर दूसरे देशों में तख्ता पलट कराने का आरोप लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के नागरिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 फरवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। और ये होमवर्क प्रश्न था हमारा। 32वां सत्र जो है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ है? तो नोएडा में हुआ था। और ये जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है, इसको हम लोग देखे थे। इसका सही जवाब है विजय दुर्ग, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो PDF है वो आपको ऑलरेडी कहाँ प्राप्त हो जाएगा? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।